हेलो बच्चों। तो आई होप आप बहुत मज़े में हैं और पढ़ाई भी उतने ही मज़े से कर रहे होंगे। हम लोग क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया। मोशन इन अ प्लेन टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है। यानी जितनी भी चीज़ों को हमने वन डायमेंशन में पढ़ा था उसे हमने टू डायमेंशन में भी फाइंड आउट कर लिया, डिफाइन कर लिया हमने, फॉर्मूले वगैरह उसको पुट करके हमने फाइंड आउट किया है। अब पिछले लेक्चर के एंड में मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन टॉपिक यानी एक प्लेन में जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर खुद से और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगले लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आप याद रखिएगा। आपके स्कूल के एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाई चांसेस हैं कि उससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। एक क्वेश्चन बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे इसे। कह रहा है साइक्लिस्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, a cyclist move in a cyclist move in a circular path of radius कितना दिया हुआ रेडियस 70 मीटर। ठीक है, if he completes one round in 11 seconds, if he completes one round in 11 seconds, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट पहला है टोटल पाथ लेंथ। एक तो ये कैलकुलेट करने को बोल रहा है, फिर आपसे कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को। ठीक है, फिर तीसरा आपसे कह रहा है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को। और फिर आखिरी कह रहा है आपसे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक साइक्लिस्ट है, वो साइक्लिस्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और किस तरीके के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? एक ऐसा सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस 70 मीटर के बराबर है। एक 70 मीटर रेडियस के सर्कल के पाथ में, सर्कुलर पाथ में एक साइक्लिस्ट मूव करता है और एक कंप्लीट राउंड यानी जहां से वो सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू करता है वहां से वो वापस घूमकर एक कंप्लीट साइकिल करने के बाद जब पहुंचता है तो देखता है कि उसे 11 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ फिर कि टोटल पाथ लेंथ क्या होगा। यानी टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि एक कंप्लीट राउंड में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितनी एवरेज स्पीड है और कितनी इसकी एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन जो आप खुद से एक बार ट्राई करें बच्चों। हुआ बच्चों आपसे एक क्वेश्चन? चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक साइक्लिस्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपको दिया हुआ है 70 मीटर। तो कह रहा है कि अगर वो एक साइकिल यानी एक राउंड, एक बार पूरा सर्कुलर पाथ पे अगर वो मूव करता है 11 सेकेंड में, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होना चाहिए भाई? पाथ लेंथ किसके लिए? एक राउंड ऑफ सर्कल। अगर आप सर्कल पे एक राउंड मूव करते हैं तो कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं उसके सर्कमफेरेंस के बराबर यानी 2 पाई आर के बराबर।
अब r आपका दिया हुआ 70, तो 2 इंटू 70 हो जाएगा 140, ठीक है, या ऐसा लिख दीजिए 2 इंटू पाई की जगह लिख सकते हैं 22/7 इंटू r की जगह लिख सकते हैं 70, ये आपका हो जाएगा 10, 22 इंटू 4 44 इंटू 10 440 मीटर, है ना। इतना डिस्टेंस आप कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक राउंड ऑफ सर्कल में, एक राउंड ऑफ सर्कल अगर एक ऑब्जेक्ट कवर कर लेता है, यानी कि एक राउंड कवर करने का मतलब क्या है कि आप जिस पॉइंट पर थे वापस से घूमकर उसी पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं। सो दैट मींस एक राउंड ऑफ सर्कल में जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है वो दोनों बराबर होंगे, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो कि आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपसे पूछेगा तो आप 0 नहीं बल्कि 0 के ऊपर एक वेक्टर ऐसे लगा देंगे, वो आपका नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये इधर बच्चों टोटल डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है एक कंप्लीट साइकिल में 440 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 11 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड रही है। और एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 मीटर रहा है और टाइम आपका 11 सेकंड लगा है, तो 0/11 हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, अगर आपका कुछ गलत है तो इसमें आप सुधार कर लीजिए, वरना आपने अगर नहीं किया तो नोट कर लीजिए, कर लिया तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि a body is moving with a uniform velocity, a body is moving, a body is moving with a uniform velocity of 10 meter per second, with a uniform velocity of 10 meter per second on circular path of diameter 2 meter, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कैलकुलेट करने को, कैलकुलेट, पहला पार्ट है difference between magnitude of displacement and distance, difference between magnitude of distance and displacement in half cycle, ठीक है। और दूसरा पार्ट कह रहा है you have to calculate magnitude of change in velocity। क्या कैलकुलेट करना है आपको, magnitude of change in velocity in half cycle। तो क्वेश्चन समझ लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी में के साथ वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है वो 2 मीटर दिया हुआ है। तो यानी कि आपको गिवन क्या क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। आपको एक तो गिवन है कि जो डायमीटर है
वो 2 मीटर है। दैट मीन्स एक तरीके से आपसे कहना चाह रहा है कि जो रेडियस है वो 1 मीटर, और जो उस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज होती है। इट इज द स्पीड विच इज कांस्टेंट, इट इज द स्पीड विच इज यूनिफॉर्म, वो आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दो चीजें आपको गिवन है। अब आपको कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट करिए और चेंज इन वेलोसिटी आपको फाइंड करना है हाफ साइकिल में। चलिए बच्चों खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। चलिए कर लिया ट्राई, ठीक है। तो पहले आप बताइए डिस्टेंस कितना होना चाहिए। पहले आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा, तो डिस्टेंस एक हाफ सर्कुलर पाथ का कितना, एक पूरे कंप्लीट सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना होता है, उसके सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 2 पाई आर। और यहां पर तो जो कंप्लीट साइकिल है सरकमफेरेंस उसका आधा, यानी हाफ साइकिल में हाफ, यानी 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई आर। क्यों, एक कंप्लीट साइकिल में 2 पाई आर होता है, तो आधे साइकिल में कितना होगा, 2 पाई आर का आधा, यानी 2 पाई आर बाई 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर हमारा है 1, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 3.14 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये भी आपने कैलकुलेट किया होगा, फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, और वो हाफ साइकिल को मूव किया, यानी यहां से ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट पहुंचता है, तो अब ए और बी पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहां पर ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डायमीटर है, और डायमीटर आपका 2r के बराबर होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट 2r है, 2 इंटू 1 मीटर, ये आपका 2 मीटर के बराबर होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट, यही तो आपसे पूछ रहा है ना। तो डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है, डिस्टेंस हमारा है 3.14 मीटर, 3.14 मीटर माइनस डिस्प्लेसमेंट आया है 2 मीटर, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1.14 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा चीज आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ साइकिल। तो चेंज इन वेलोसिटी तो सबसे पहले क्या होता है ये मुझे बताइए। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू स्पीड, वेलोसिटी हमारा होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन, तो स्पीड इनटू फाइनल डायरेक्शन, ये होगा ना, स्पीड इनटू फाइनल डायरेक्शन। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्पीड इनटू इनिशियल डायरेक्शन, है ना, ऐसा ही है ना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इसका क्या कह रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने को, यानी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बता दें कि ये इट इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा क्या था, वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड आप मेजर कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी वेलोसिटी है। तो हमने लिखा है स्पीड इनटू, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है इसलिए फाइनल डायरेक्शन होगा, और इनिशियल वेलोसिटी में इनिशियल डायरेक्शन लेंगे। अब सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और ये ऊपर की तरफ मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करके और बी पॉइंट तक पहुंचता है। तो ए पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए सर्कुलर पाथ में आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ मूव करता है
तो हर एक पॉइंट पर उसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टैंजेंट के अलॉन्ग होती है, और टैंजेंट आपका रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये आपका परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो स्पीड आपका कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव, तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। और उसी तरीके से बी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तब यहां पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, यानी कि यहां पर भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन चूंकि हमने यहां पर ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इसलिए यहां पर नीचे की जो डायरेक्शन विल कम आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसीलिए जो मैग्नीट्यूड है ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या हम निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर माइनस, और उसके बाद फिर इनिशियल वेलोसिटी यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, इसी का मैग्नीट्यूड है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने मैग्नीट्यूड हटा दिया क्योंकि 20 ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आज का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द पोजीशन ऑफ पार्टिकल is given by r vector is equals to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap। ठीक है, ये पोजीशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है फाइंड, दो पार्ट है इसमें, पहला पार्ट आपको फाइंड करना है velocity and acceleration। क्या फाइंड करना है आपको, वेलोसिटी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, magnitude and direction of velocity at t is equals to 3 seconds। ठीक है, अब जरा समझिए क्या है क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल जो है जब वो मूव करेगा तो अलग अलग टाइम पर उसका पोजीशन अलग अलग होना चाहिए, यानी उसका पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, भाई इस टाइम पर पोजीशन कुछ और अगले टाइम पे पोजीशन कुछ और, यानी पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो टाइम डिपेंडेंट पोजीशन जो आपको दिया हुआ है r is equals to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap, यानी x एक्सिस के along 3t टाइम से चेंज हो रहा है, x एक्सिस के along पोजीशन, y एक्सिस के along 2t square, z एक्सिस के along कांस्टेंट है 5 यूनिट्स। आपसे कह रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने को, पोजीशन दिया हुआ है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी जो है बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dr वेक्टर अपॉन dt। गलत तो नहीं लिख रहा ना मैं? पोजीशन वेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी वेक्टर मिल जाते हैं। तो आप इसे लिखेंगे d by dt और r वेक्टर की जगह लिख लेंगे 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap, होगा ना। और जरा अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं।
यानी ये आपका हो जाएगा d/dt ऑफ 3t i कैप प्लस d/dt ऑफ of 2t square j cap plus d/dt of 5k cap। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का रूल आप जानते हैं कि जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं उस कोएफिशिएंट को हम लोग इस डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देते हैं। तो 3 को अगर मैं बाहर निकालूं तो 3 यहां मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 2 को बाहर निकालें तो 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। फिर एक चीज और जानते हैं कि कांस्टेंट, कि 5 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है। अब मुझे बताइए ये हमारा है 3 और dt अपॉन dt क्या होगा 1, यानी d अपॉन dt ऑफ t हमारा 1 होगा, इसलिए सिर्फ 3 i कैप बचता है। और प्लस 2 तो हमारा है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, तो एक 2 पहले से और एक 2 और आ रहा है, यानी कि 4t j कैप। ये आपकी वेलोसिटी निकलकर आ रही है। देखिए वेलोसिटी जो है उसका z एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है। क्यों कंपोनेंट नहीं? क्योंकि आप यहां पर नोटिस करिए कि z एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो z एक्सिस के अलोंग जाहिर सी बात है कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपका पार्ट है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं dv/dt से, यानी इसे लिखेंगे d/dt और v की जगह लिख देंगे 3i कैप प्लस 4t j कैप, है ना। और इसको अगर हम अलग अलग डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा हो जाएगा d/dt ऑफ 3i कैप प्लस d/dt ऑफ 4t j कैप। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो 0 होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आपका बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा dt अपॉन dt, और वो 1 के बराबर होता है, तो 4 into 1 4j कैप। जो एक्सेलरेशन आपका है वो 4j कैप के अलोंग आ रहा है। एक्सेलरेशन का आई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो x एक्सिस के अलोंग आई कंपोनेंट के अलोंग चेंज नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है t = 3 सेकेंड पे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास पहले से है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 3i कैप प्लस 4t j कैप। देखिए x कंपोनेंट जो वेलोसिटी की है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो 3 सेकंड हो 5 सेकंड हो 10 सेकंड हो ये तो आपका 3 रहेगा। लेकिन हाँ जो y कंपोनेंट है j कैप वाला वो तो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम टाइम t = 3 सेकंड पुट करते हैं, यानी at t = 3 सेकंड, तो यहां पर हम वेलोसिटी को क्या लिखेंगे i कैप के अलोंग तो 3 ही रहेगा क्योंकि वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद 4t की जगह हम लिखेंगे 4 into t की जगह 3, ये हो जाएगा 4 3s are 12, यानी कि हमारा हो जाएगा 12 j कैप। क्लियर है। वेलोसिटी हमारा क्या हो गया 3i कैप प्लस 12 j कैप। अब आपसे कह रहा है मैग्नीट्यूड निकालने को और डायरेक्शन निकालने को। तो सबसे पहले तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेलोसिटी को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है याद करिए, मैग्नीट्यूड हमने सीखा था ये हमारा हो जाएगा vx² प्लस vy², जहां vx हमारा क्या है वेलोसिटी का x कंपोनेंट और vy है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। x कंपोनेंट है 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट है 12 तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अगर आप रूट लेंगे यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो आपका आ रहा है वो हो रहा है √153 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में। और बच्चों अगर आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किसी भी एक वेक्टर के डायरेक्शन को निकालना भी हमने सीखा था। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग tan थीटा से, है ना। और tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा पहले y कंपोनेंट उसको डिवाइड करेंगे x कंपोनेंट से, तो यहां से tan थीटा आपका आ जाएगा इक्वल्स टू y कंपोनेंट क्या है हमारा y कंपोनेंट हमारा 12 है और जो x कंपोनेंट है वो हमारा 3 के बराबर, यानी tan थीटा आपका 4 आ रहा है।
तो थीटा को क्या लिखोगे, थीटा जो डायरेक्शन बता रहा है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 4 जो है वो आपका लगभग 76 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं बुक से देख के आपको बता रहा हूँ, 76 डिग्री के बराबर लगभग। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं आज? आई थिंक वी हैव सो फार डन 3 questions I think. All right, so this is our 4th question. तो 4th question देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि a particle starts from origin. A particle starts from origin. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A particle starts from origin at t is equals to 0. At t is equals to 0 with velocity five I cap meter per second. ठीक है, and moves with acceleration with acceleration 3 I cap plus 2 j cap, 3 I cap plus 2 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहला पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, what is y coordinate of particle when x coordinate is 84 मीटर। ठीक है, और दूसरा पार्ट कह रहा है what is its speed, what is its speed at that time। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जरा हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया, एक बार जरा देख लेते हैं। ठीक है, नहीं, इट्स फाइन। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट करता है। पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको गिवन है कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, यानी इनिशियल टाइम पे जो पार्टिकल है कहां पर है? ओरिजिन पर, यानी उसका x कोऑर्डिनेट जो है, इनिशियल पोजीशन का x कोऑर्डिनेट वो 0 है, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है। याद करें हमने इनिशियल पोजीशन को x0 और y0, इनिशियल पोजीशन के x कोऑर्डिनेट को x0 और इनिशियल पोजीशन के y कोऑर्डिनेट को y0 सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 टाइम पर जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ? यानी जिस वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v0, वो आपको कितना दिया हुआ? 5 I cap, 5 I cap, यानी सिर्फ I cap के अलावा उसकी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलावा, y एक्सिस के अलावा तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जैसे हम लिखेंगे 0 j cap। ठीक है, अब कह रहा है कि एंड मूव्स विथ एक्सेलरेशन, और इसका जो एक्सेलरेशन है
वो है 3i प्लस 2j। क्लियर है? सो नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कि व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 84। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक चीज और गिवन है, आपको गिवन है कि किसी एक टाइम पर पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 84 मीटर, यानी कि 84 i कैप। तो आपसे कह रहे हैं कि उस वक्त जिस टाइम पर उसका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, 84 i कैप मीटर है, उस टाइम पर उसका y कोऑर्डिनेट क्या है ये आपको पता करना है। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहां पर यूज करते हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब जरा देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा था क्या। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद है तो ये था कि फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टी स्क्वायर। ये था ना हमारा। अब इसे भी हमने दो हिस्सों में बांटा था, एक x एक्सिस के लिए और एक y एक्सिस के लिए, है ना। तो x एक्सिस के लिए क्या था, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स, सॉरी फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यानी कि v नॉट x इंटू टी आई कैप प्लस हाफ इंटू a x टी स्क्वायर इंटू आई कैप। यही था ना हमारा x एक्सिस के अलोंग फॉर्मूला, और उसी तरीके से हमने y एक्सिस के अलोंग जो फॉर्मूला लिखा था। आई होप कल का जो लेक्चर था, पिछला लेक्चर, वो आपने रिवाइज किया है अच्छे से, तो आपको ये समझ में आएगा। नहीं किया तो एक बार जाकर आप y पिछला लेक्चर रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, y नॉट ये आई कैप था, ये जे कैप होगा, है ना, ये भी आई कैप और ये जे कैप। ये हो जाएगा वी नॉट वाई इंटू टी जे कैप प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर इंटू जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा है इक्वेशन नंबर, इसको हम कह दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो चूंकि हमें x कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम पहले इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो अब पहले मुझे बताइए x एक्सिस के लिए आपके पास क्या क्या है। ठीक है, आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, x नॉट आपका दिया हुआ कितना है, x नॉट की वैल्यू है 0। ठीक है, उसके बाद फिर v नॉट x, जरा देखते हैं v नॉट x की वैल्यू कितनी है। v नॉट x का मतलब x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी। देखिए x ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इसका x कंपोनेंट है 5, यानी x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है 5। ठीक है, टाइम तो आपको निकालना है, ax यानी x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, तो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है 3। ये सारी चीजें आपको गिवन, और तो और आपको जिस टाइम को निकालना है उस टाइम पर आपका x कंपोनेंट यानी कि फाइनल पोजीशन x का वो भी 84 आपको दिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको गिवन है। आप यहां से क्या करेंगे, आइडिया है कि इसको यूज करके आप टाइम निकाल लेंगे, और जो भी टाइम आपका निकल कर आएगा उस टाइम को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है x i कैप इज इक्वल्स टू x नॉट i कैप प्लस, अब मैं ऐसा करता हूं i कैप हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो x आपका हो जाएगा इक्वल्स टू x नॉट प्लस v नॉट x इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने हटा दिया। x नॉट की जगह हम लोग लिखेंगे 84, सॉरी x की जगह x नॉट तो 0 है, हटा दीजिए इसको। v नॉट x आपका है 5, तो ये हो जाएगा 5t। ठीक है, और ax क्या है आपका 3, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.5, है ना, 1.5 टी स्क्वायर। क्लियर है बात।
अब इस इक्वेशन को जरा अरेंज करके अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे 1.5t² प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इस प्लस 84 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 84 हो गया। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा टाइम निकल कर आ जाएगा। तो कैसे टाइम निकल कर आएगा जरा देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे दो नंबर्स मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट आपने 10th में सीखा था, 9th में भी सीखा था कि आपका जो मिडिल टर्म है ऐसे दो नंबर्स में बांटना है कि उनको ऐड करने पर 5 मिले, और वो दो नंबर्स जिनको ऐड करने पर 5 मिल रहा है उन्हें मल्टीप्लाई करने पे 1.5 इंटू माइनस 84 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 आएगा, यानी माइनस 126 है। तो 126 है आपका 14 इंटू 9, यानी ये हमारा हो जाएगा 1.5t², ठीक है, प्लस या इसे हम लिखते हैं माइनस 9t प्लस 14t माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। देख सकते हैं माइनस 9t प्लस 14t आपका 5t के बराबर होता है। अब इन दोनों का जरा मिडिल टर्म मतलब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, 9 और 1.5, इसमें 1.5 कॉमन आएगा, 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, और t² और t में एक t कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा t माइनस 6, है ना। और यहां से अगर आप 14 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है t माइनस 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस 6 इंटू 1.5t प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब एक तो t माइनस 6 आपका 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि t आपका 6 सेकेंड के बराबर आएगा, या फिर 1.5t प्लस 14 आपका 0 के बराबर हो सकता है। यहां पर t आपका माइनस 14/1.5 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू तो आपका पॉसिबल नहीं है, टाइम आपका जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो टाइम आपका कितना निकल कर आ गया, 6 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट क्या है पार्टिकल का जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है। तो यानी कि सेम टाइम पर पूछ रहा है, जिस वक्त x कोऑर्डिनेट का जो पोजीशन है वो 84 मीटर है, उस वक्त y कोऑर्डिनेट का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो 84 मीटर भाई x कोऑर्डिनेट कब है, कब है x का पोजीशन 84, 6 सेकेंड पे, तो उसी टाइम पे आपसे y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना। तो अब जरा हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारा है y इज इक्वल्स टू y0 प्लस v0yt प्लस हाफ इंटू ay इंटू t², ये है ना। अब मुझे बताइए y0 क्या है, 0 है, तो इसकी जगह 0 लिख देंगे। v0y क्या है, v0y यानी इनिशियल कंपोनेंट y एक्सिस पे कितना है, 0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपके 0 हो गए, 0 प्लस 0 इंटू टी आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ay क्या है, y कंपोनेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन 2 है इंटू t², और t की जगह कितना हो जाएगा आपका, t की जगह आपका हो जाएगा 6, यानी 6 का स्क्वायर। तो y कंपोनेंट हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया, 6 का स्क्वायर होता है 36 मीटर, है ना। 36 मीटर आपका निकल कर आ गया, ठीक है। जब x कोऑर्डिनेट 84 i कैप है, तब जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका कितना हो जाएगा 36 j कैप, इतना मीटर, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि व्हेन x, जब x कोऑर्डिनेट जो है आपका 84 i कैप मीटर है, तो उस वक्त पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 36 j कैप मीटर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूं, फिर हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, व्हाट इज द स्पीड एट दैट टाइम, स्पीड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब हमने टाइम फाइंड किया 6 सेकंड, कि दैट टाइम मतलब कि भाई जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है उस टाइम पे स्पीड क्या है। तो x कोऑर्डिनेट जब 84 मीटर है तब एक तो y कोऑर्डिनेट हमारा 36 मीटर ये आया है, ठीक है। दूसरा आपसे स्पीड कह रहा है, तो स्पीड के लिए हम लोग जरा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो बच्चों क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, याद करिए हमारा था v वेक्टर इज इक्वल्स टू v नॉट वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, ये था ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हमने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए लिखा था। x एक्सिस के लिए हमारा आया था कि x एक्सिस के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगा x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी प्लस x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन इनटू टाइम t, यही फॉर्मूला था, कल पिछले लेक्चर में हमने सीखा था। और y एक्सिस जो है हमारा उसके अलोंग हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग प्लस ay वेक्टर इनटू t, ठीक है। तो ये x एक्सिस भी हमारा निकल कर आ गया और y एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी हमारे पास है फॉर्मूला। अब जरा यूज करते हैं, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं और इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, vx इज इक्वल्स टू v नॉट x प्लस ax इंटू टी। यहां वेक्टर लिखने की जगह बढ़िया रहेगा अगर हम यहां पर i कैप रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये x एक्सिस को ज्यादा बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे ये j कैप हो जाएगा, है ना। लेकिन अब हम लोग चूंकि x एक्सिस की बात करें तो मैंने i कैप हटा दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 6 सेकंड पे पहले मुझे बताइए v नॉट x क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है x एक्सिस के अलोंग 5 है, i कैप ही है ना इनिशियल वेलोसिटी, तो यानी कि सिर्फ x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है 3 इनटू कौन सा टाइम पे हम देख रहे हैं 6 सेकंड पे, तो 6 3 18, 18 प्लस 5 23, यानी x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो है 23 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम अब सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो सेकंड इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या है, vy इज इक्वल्स टू v नॉट y प्लस ay इंटू टी। अब v नॉट y क्या है भाई, इनिशियल y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, भाई इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है 2 इनटू टाइम हमारा है 6, यानी vy जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है 12 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों वेलोसिटीज निकल कर आए हैं x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग, तो आप वेलोसिटी को क्या लिखोगे 6 सेकंड पे आप लिखोगे 23 i कैप प्लस 12 j कैप, चाहे तो आप सिंबल लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, लेकिन आपसे वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, आपसे स्पीड पूछ रहा है, और स्पीड पूछने का मतलब है कि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो स्पीड के लिए आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 23 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23 करके देख लेते हैं, 23 इंटू 3 हो गया आपका 69 और 23 इंटू 2 हो गया 46, तो 9 12 का 2 529, ठीक है। 529 आपका हो गया, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, तो 9 12 और ये 5, तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू 529 प्लस 144 का रूट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 673 का रूट, यानी अगर 675 आया था तब बात बन जाती, स्पीड को हम लोग v सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये लगभग लगभग आपका अगर 675 होता, ठीक है, 676 अगर होता तब ये आपका 26 मीटर पर सेकंड होता, यानी कि लगभग लगभग ये 25.9 मीटर पर सेकंड ये मैग्नीट्यूड है, यानी यही आपकी स्पीड है। क्लियर है बात, ये सेकंड पार्ट भी नोट कर लीजिए बच्चों। अब जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा, और तो पहले डिफरेंशिएशन सीखते हैं उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आखिरी क्वेश्चन करना बाकी है हमें, और उस क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करना है।
तो पहले कुछ डिफरेंशिएशन हम लोग सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी तक चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ डिफरेंशिएशन सीखा था। क्या सीखा था हमने पहला सीखा था कि अगर हम किसी भी एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है हमारा, इक्वल टू 0 होता है ना। ठीक है, उसी तरीके से हमने देखा था d by dx ऑफ x रेज टू द पावर n, ये हमारा होता है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर हमने देखा कि d by dx ऑफ c इंटू एक्स रेज टू द पावर n, जहां c x रेज टू द पावर n का कोएफिशिएंट है, वो एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट हमारा बाहर चला जाता है और उसके बाद हम सिर्फ वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमारा होता है c इंटू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, है ना, ऐसा हमने देखा था। अच्छा, फिर हमने ये भी सीखा था कि d by dx ऑफ x रेज टू द पावर m प्लस x रेज टू द पावर n, ये हमारा होता है d by dx ऑफ x रेज टू द पावर m प्लस d by dx ऑफ x रेज टू द पावर n, और ये हमारा आया था इक्वल्स टू m इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, आप नोटिस कीजिए इन सारे चीजों में हमने जो वेरिएबल लिया है और जो यहां पर जिस चीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया दोनों सेम, यहां x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक केस में जो वेरिएबल है वो हमारा x है। अगर y के रेस्पेक्ट में, यानी कहने का मतलब कि यहां पर आप x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर y का फंक्शन डिफरेंशिएट करें तो आप d by dy करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप पढ़ चुके थे और इस पे आपने कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे अपने एंड से। अब जरा हम लोग, ये तो सम का था, ये हमारा नॉर्मल कांस्टेंट का था, ये एक सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का था। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में कोएफिशिएंट है उसका था, और ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन जो सम है उसका एक से ज्यादा टर्म है उसका। अब नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये जरा हम लोग समझते हैं। यानी अगर हमारे पास है d by dx, ठीक है, ऑफ u प्लस v, मैं u और v लिख दे रहा हूं, जहां u हमारा फर्स्ट फैक्टर है और v हमारा सेकंड फैक्टर है। ठीक है, u हमारा फर्स्ट फैक्टर और v हमारा सेकंड फैक्टर, और चूंकि u और v को हमें डिफरेंशिएट करना है तो u और v ये दोनों x के फंक्शन है। ठीक है, यानी जैसे अगर सपोज करें कि आपका, सॉरी ये तो u और v, u प्लस v तो आप कर चुके हैं, u प्लस v, u यहां पर x रेज टू द पावर m है, v हमारा x रेज टू द पावर n। अब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं कि u इंटू v का कर रहे हैं। ठीक है, तो u हमारा क्या है यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर और v हमारा है सेकंड फैक्टर। तो इसका जो डिफरेंशियल वो हमारा होता है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सेकंड फैक्टर को ले लेंगे कांस्टेंट। क्लियर है बात, पहले आप सेकंड फैक्टर को कांस्टेंट ले लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फैक्टर को कांस्टेंट ले लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो कैसे करेंगे, पहले मैं कह रहा हूं पहले फर्स्ट फैक्टर इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे तो यानी कि ये बाहर आ जाएगा, और सेकंड फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्लस करेंगे, फिर सेकंड फैक्टर को कांस्टेंट लेंगे और फर्स्ट फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने किया क्या है, जब भी आपको प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, प्रोडक्ट मतलब कि ये दोनों जो हैं, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर दोनों x के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों x के वेरिएबल, तो उस केस में यहां पर देखिए दोनों x के वेरिएबल हैं, प्लस हैं, तो प्लस करने का तरीका क्या है कि प्लस वाले में पहले आप पहले वाले फैक्टर को डिफरेंशिएट करिए, फिर दूसरे वाले फैक्टर को डिफरेंशिएट करिए और दोनों के बीच में प्लस साइन डाल दीजिए। अगर प्रोडक्ट होगा तो पहले आप पहले वाले फैक्टर को कांस्टेंट लेके बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ दूसरे वाले फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे और पहले वाले फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे।
क्लियर है? ये प्रोडक्ट का आप नोट कर लेंगे। वैसे ही मैं आपको एक डिवीजन का बता रहा हूं, ठीक है? ये आपका डिवीजन, ये सब आप कुछ क्वेश्चंस आप खुद से लिख के और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v होता है, ठीक है? जैसे मान लो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर m इनटू x रेज टू द पावर n। जैसे यहां x रेज टू द पावर m प्लस x रेज टू द पावर n है ना, यहां अगर इनटू होता तब आप इस तरीके से करते, पहले फैक्टर को कांस्टेंट लेकर दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को फैक्टर लेकर पहले को डिफरेंशिएट करो और दोनों को ऐड कर दो। डिवीजन वाला जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, इसको भी आप जरा ध्यान से समझिए। डिवीजन वाले केस में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक हमारा न्यूमरेटर में है और दूसरा हमारा डिनोमिनेटर में है, ठीक है? तो फर्स्ट फैक्टर हमारा न्यूमरेटर में है और सेकंड फैक्टर हमारा डिनोमिनेटर में है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर को आप कांस्टेंट लेकर पहले बाहर निकाल देंगे और उसके बाद फिर आप पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं? डिनोमिनेटर को आपने कांस्टेंट लेकर यानी v को कांस्टेंट लेकर आप बाहर निकाल दिया आपने और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर माइनस साइन रखेंगे। अब न्यूमरेटर को आप बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और फिर आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद फिर इसको किससे डिवाइड करना है, तो जो डिनोमिनेटर है इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है? यानी ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर क्या है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है? न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को बाहर ले लिया, फिर माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर को बाहर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है बात? और फिर किससे डिवाइड करना है हमें, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ये डिवीजन वाला केस हो गया हमारा, ठीक है? एक चीज और समझ लीजिए आप, एक हमारा होता है 1/x का डिफरेंशियल, ठीक है? क्वेश्चन नहीं, 7th पार्ट है कि अगर आपको d बाई डी एक्स ऑफ 1/x करना है तो 1/x को आप क्या लिखेंगे, x रेज टू दी पावर -1, ठीक है? x रेज टू दी पावर -1 लिखेंगे। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल जब करते हैं, ठीक है? अच्छा सॉरी, उल्टा मैंने लिख दिया। अगर आप log को डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x, ये आपका 1/x के बराबर आता है, ठीक है? अब log आप फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, एक एक्सपोनेंट फंक्शन भी पढ़ेंगे, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू दी पावर x, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल आपका e रेज टू दी पावर x ही आता है, ठीक है? इसमें एक और चीज मैं जोड़ दे रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू दी पावर ax आपका आएगा अगर, जहां a कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर ax। पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ जो नॉर्मल जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एज इट इज ये बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर आप मल्टीप्लिकेशन में जो ax पावर है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा e रेज टू दी पावर ax और d बाई डी एक्स ऑफ ax आपका आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई dx, यानी कि ये सिर्फ ये dx बाई dx 1 होता है, तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू a इंटू e रेज टू दी पावर ax, ठीक है? इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं कि अगर एक फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया गया है तो पहले तो आप जो ओरिजिनल मेन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको आप अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आता है दोनों का आप प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है बच्चों? तो इसको आप कर लो, अभी लिख लो, ये जो हमारा है इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? आज हम लोग यूज करेंगे 5th वाले को, आप लिख लीजिए ताकि जब आप आगे जब हम करेंगे तो आप देख सकेंगे कि अच्छा ठीक है, यहां से हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन हमारा होता है साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमारा होता है इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है, कॉस एक्स। और इसमें अगर सपोज करें आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जगह ए एक्स हो, और ए एक कांस्टेंट है, जैसे सपोज करो कि आपको डिफरेंशिएट करने में आपको साइन एक्स भी डिफरेंशिएट करने को आ सकता है, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, इस तरीके से अगर आ सकता है। यानी कि ए जो मैं कह रहा हूं वो अगर 1 के बराबर है तब वो साइन x हो गया, अगर 2 के बराबर तो साइन 2x, साइन 3x, इस तरीके से। तो यहां पर हम लोग चेन रूल लगाएंगे। पहले मुझे बताइए साइन का डिफरेंशियल क्या होता है। साइन का डिफरेंशियल होता है cos, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax, तो साइन का डिफरेंशियल होता है cos, तो ये हो जाएगा cos ax, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, इसके बाद किसे डिफरेंशिएट करोगे आप, फिर आप जो इसके अंदर जो ये फंक्शन दिया हुआ ax, इस ax को डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ ax क्या होगा, a आपका बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स 1 रहेगा, यानी ये पूरा a बचेगा। ठीक है, कैसे, cos ax, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई a आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dx बाई dx, यानी ये कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax, ये dx बाई dx 1 होता है, a आपको बाहर आ जाएगा, a इंटू cos ax। क्लियर है बात। उसी तरीके से बच्चों ये सब आपको आप नोट कर लेंगे और आपको याद होना चाहिए ये सब। उसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये हमारा होता है इक्वल्स टू माइनस साइन x। ठीक है, साइन का cos और cos का साइन, लेकिन जब cos का साइन होगा तो एक माइनस साइन भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे अब d बाई डी एक्स ऑफ cos ax अगर पूछेगा तो यहां से आप देख के बता सकते हैं कि एक तो cos का माइनस साइन ax आएगा और फिर जो ax है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा a आएगा। अब अगर a नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा बाहर, अगर यहाँ पर और a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि माइनस प्लस, उस हिसाब से आप नंबर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो साइन d बाई डी एक्स ऑफ साइन x हमारा cos x होता है और d बाई डी एक्स ऑफ cos x हमारा माइनस साइन x होता है। अच्छा, इसी तरीके से अब आपसे पूछा जा रहा है d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको sin x और cos x का पता है डिफरेंशियल, तो बाकी सब आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए d बाई डी एक्स, tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, लिख सकते हैं ना। और याद करिए u बाई v का डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर वाला जो है डिफरेंशियल, वो डिवीजन वाला, वो हमारा कैसे आता है, पहले हम लोग डिनोमिनेटर को लिखते हैं तो cos x लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाई किसे डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को। यही था ना, अपने कॉपी में देखिए आपने नोट किया था। फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट लेते हैं, तो मैंने लिख दिया sin x, और फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर डिवाइड किससे करते हैं, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी cos x का स्क्वायर। अब ये देखिए ये हमारा किसके बराबर आएगा, cos x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, तो एक cos x पहले से और cos x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, है ना। फिर माइनस साइन है, ये sin x है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या है, माइनस साइन x, तो एक माइनस तो पहले से और एक माइनस इसका आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक sin x पहले से है और एक sin x यहां का आएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, है ना। cos x स्क्वायर को हम लोग cos स्क्वायर x लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं आप 1 बाई cos x का होल स्क्वायर, और 1 बाई cos x क्या होता है हमारा, sec x।
तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x, यानी आपका रिजल्ट आया d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ठीक है, ये तीन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बाकी तीन करते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर यहां पर आपका tan x tan, अच्छा ठीक है करिए, इसके बाद हम अगला करते हैं। चलिए अगला करते हैं हम लोग फोर्थ, d बाई डी एक्स ऑफ cot x। क्या आएगा ये हमारा, तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, और cot x क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, होगा ना। और इसका तरीका क्या है, पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट ले लेंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट ले लेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, sin x का होल स्क्वायर लिखिए, sin स्क्वायर x लिखिए एक ही बात। d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x, तो एक sin x पहले से और माइनस sin x करेंगे तो हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, फिर एक माइनस साइन है। d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, cos x, और एक cos x और है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूं माइनस को, तो यहां अंदर प्लस है, माइनस sin स्क्वायर x, माइनस इंटू प्लस माइनस अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर x, और sin x का उल्टा होता है cosec x, 1 अपॉन sin x, इसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन sin x का होल स्क्वायर, और sin x 1 अपॉन sin x होता है cosec x, तो माइनस cosec स्क्वायर x, कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए अब हम लोग sec x का डिफरेंशियल देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये हमारा क्या आता है। अच्छा sec x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos x, तो इसे हम लिख दे रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन cos x, फिर से u बाई v के फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले हम डिनोमिनेटर लेंगे बाहर, ठीक है, उसके बाद फिर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस, फिर हम लोग न्यूमरेटर बाहर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ cos x डिनोमिनेटर अपॉन cos x का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब डिफरेंशियल ऑफ 1 यानी कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो हमारा सॉरी 0 आता है ना, तो ये पूरा टर्म तो हमारा हट जाएगा, ये हमारा बचेगा माइनस, और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, तो एक माइनस पहले से, माइनस और माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, इसे लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, लिख सकते हैं। और मुझे बताइए sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, तो ये हो जाएगा tan x, और नीचे cos x से ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा sec x, इसे हम लिख सकते हैं tan x sec x, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ sec x हमारा होता है tan x, tan ऑफ x इंटू sec ऑफ x, ठीक है, sec ऑफ x। और आखिरी हमारा बचता है d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, इसे क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं cosec x हमारा होता है sin का रेसिप्रोकल, इसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई sin x, इसमें क्या आएगा, sin x हमारा बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर पहले कांस्टेंट लेते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर न्यूमरेटर हम बाहर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर के स्क्वायर से।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो हमारा 0 होगा, है ना। अब ये हमारा हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं ना। और बताइए cos x अपॉन साइन x क्या होता है cot x, तो हो जाएगा माइनस cot x और 1 बाई साइन x होता है cosec x, तो हो जाएगा माइनस cot x cosec x। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करिए। अब आपने अभी तक जो सीखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको आपको आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करने पड़ सकते हैं। और तो एक उसका नमूना हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि if the position vector of particle, if the position vector of particle is r vector is equals to 4 cos 2t I cap plus 4 sin 2t j cap plus 6t k cap। ठीक है, calculate its acceleration, calculate its acceleration at t is equals to pi by 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का पोजीशन आपको दे रखा है इस तरीके से, आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है, पहले आप पोजीशन जो आपको दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगी, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर एक्सेलरेशन में t की जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाई बाई 4 का मतलब पाई होता है 180, यानी कि 180 को 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका आता है 180 अपॉन 4, मतलब कि 45 डिग्री। ठीक है, चलिए खुद से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। कर लिया बच्चों? चलिए अब इसे देखिए, आप फटाफट से इसे खत्म करते हैं। आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है। तो आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 cos 2t I कैप प्लस 4 sin 2t j कैप प्लस 60 k कैप। ठीक है ना, ओके। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी dr वेक्टर बाई dt, ये हमारा वेलोसिटी होगा ना। ठीक है, यही हमने सीखा था मोशन इन प्लेन में। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि इन तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। d बाई dt ऑफ 4 cos 2t I कैप प्लस d बाई dt ऑफ 4 sin 2t j कैप प्लस d बाई dt ऑफ 60 k कैप। जरा डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करके बताएं। cos का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, तो एक तो माइनस साइन आपका आ जाएगा, ये 4 आपका पहले से बाहर है तो ये 4 आपका आ जाएगा। और cos 2t का डिफरेंशियल क्या होगा, cos का डिफरेंशियल होता है साइन, और ये 2t जो है इसे अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो 4 इंटू 2 यानी कि ये आपका हो गया 8 इंटू साइन 2t। ठीक है, समझ रहे हैं ना, हमने चेन रूल पढ़ा था ना, cos 2t, यहां पर a आपका 2 के बराबर है, तो पहले आप cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया माइनस साइन 2t, और फिर अंदर जो 2t है इसका डिफरेंशियल करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1, यानी कि 2 और आ रहा है, वो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पहले से था, 4 इंटू 2 8।
वैसे ही साइन का डिफरेंशियल जो है वो कॉस होता है, तो 4 पहले से है और 2t को डिफरेंशिएट करें 2 आ जाएगा यानी 8 और ये हो जाएगा cos 2t। ये आपका i कैप है और ये आपका j कैप होगा, प्लस 6 आपका बाहर आ जाएगा और dt बाई dt आपका 1 होगा तो ये आपका k कैप हो जाएगा। ये आ गई आपकी वेलोसिटी वेक्टर। और इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तब आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा आएगा बच्चों? ये हमारा आएगा dv वेक्टर बाई dt से, यानी ये आपका हो जाएगा d बाई dt ऑफ -8 sin 2t i कैप प्लस d बाई dt ऑफ 8 cos 2t j कैप प्लस d बाई dt ऑफ 6 k कैप। क्लियर है? अब इसमें देखिए हमारा क्या होगा, -8 तो बाहर आएगा पहले से, ठीक है, और उसके बाद अब sin 2t को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, sin का डिफरेंशियल cos होता है यानी कि cos 2t आएगा, और 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तब 2 और आएगा, तो 8 into 2 आपका हो जाएगा 16 -16 cos 2t। अब देखिए ये 8 आपका बाहर आ रहा है, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t, और 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, 8 into 2 16 साइन 2t। ठीक है, यहां पर आपका i कैप है, फिर यहां पर आपका j कैप है, और 6 चूंकि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल आपका 0 आएगा, तो एक्सेलरेशन आपका निकल कर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी t इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे। तो जरा 45 डिग्री अगर एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, -16 cos 2t यानी 2 into 45 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, i कैप माइनस फिर हो जाएगा 16 साइन 2t यानी 2 into t की जगह 45, तो 2 into 45 90 डिग्री j कैप। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, sin 90 की वैल्यू होती है 1, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, sin 90 की वैल्यू 1 यानी कि हो जाएगा -16 j कैप। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया -16 j कैप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास अब cos sin की जगह cot वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो आप सबका डिफरेंशियल जो आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो एक बार जरा इसको आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिखना हम भूल गए, वो भी आप लिखेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट देना नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने नोट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं आज जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं वो आपको समझ में आए हैं, और अब आप अपने एंड से कुछ 10, 15, 20 न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हमने वेक्टर्स जो था वो कंप्लीट कर लिया, मोशन इन अ प्लेन के टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब इसको हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। दोनों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी हमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर रोक रहे हैं, अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे देखकर और कुछ सीख सके। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से और ज्यादा डिटेल में अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो 9th 10th को हम लोग मैथ साइंस और 11th 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं अच्छी फैकल्टीज के साथ। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर को समाप्त करते हैं।
अब अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी। बाय।